हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, कॉम्प्रिहेंशन है या एक्सरसाइज है, उसको हम अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक से। विच इज द राइट सेंटेंस? आपको ये बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। अब कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए इंग्लैंड जैसा था। इसका मतलब क्या है राइटर के लिए जो वो बोल रहा है? कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। दूसरा है द राइटर फोन स्टीवन हॉकिंस हाउस। जो राइटर थे उन्होंने स्टीवन हॉकिंस के घर पे फोन मिलाया। फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, from inside a phone booth. The correct answer is from the nearest phone booth, यानी जो पास वाला फोन बूथ था उससे उन्होंने उनको फोन मिलाया। Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because जब भी वो साइंटिस्ट से बात करते थे तो राइटर को बड़ी गिल्टी फील होती थी। क्यों? He wasn't sure what he wanted to ask. He forced the scientist to use his voice synthesizer. He was face to face with a legend. पहला था कि वो श्योर नहीं थे कि वो क्या पूछें। दूसरा, वो साइंटिस्ट को मजबूर कर रहे थे कि वो अपना वॉइस सिंथेसाइजर यूज करें और वो फेस टू फेस थे लेजेंड के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माय बॉडी। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाइलाइटेड वर्ड रिफर टू। अब ये जो है ना, मुझे बड़ी राहत महसूस हुई कि मेरी बॉडी में जो पॉसिबिलिटीज है उनको देखकर। तो ये किन जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनको क्या मतलब है इनका बोलने का? शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। यानी कि वो अपनी व्हील चेयर में शिफ्ट थोड़ा सा कर सकते थे, टर्न कर सकते थे रिस्ट को, खड़े होकर चल सकते थे, बोल सकते थे या लिख सकते थे। इसका आंसर है शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? क्या जो साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, उनसे मिलने की एक जो मीटिंग होने वाली थी उससे क्या राइटर नर्वस थे? अगर थे तो क्यों? The writer was nervous at the prospect of meeting Stephen Hawking because Hawking was very renowned and brilliant astrophysicist despite being paralyzed and differently abled. राइटर इसलिए नर्वस थे, उनको जो स्टीवन हॉकिंस से मिलने का मौका मिल रहा था क्योंकि स्टीवन हॉकिंस अपने आप में बहुत जाने माने और बहुत ही ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जबकि वो खुद में एक पैरालाइज्ड इंसान थे और काफी हद तक वो डिफरेंटली एबल्ड भी थे। He had authored one of the biggest bestsellers ever, A Brief History of Time. उन्होंने अब तक की जो सबसे बेस्ट बुक है वो लिखी थी, बिगेस्ट बुक जो बेस्ट सेलर बनी, A Brief History of Time. Besides, he was a worthy successor to Sir Isaac Newton and succeeded to his chair at the Cambridge University. और उनकी जिस तरह की काबिलियत थी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से जो सर आइजैक न्यूटन थे उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बनने लायक थे और उनकी चेयर जो है उनको मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। मतलब नेक्स्ट जो है आइजैक न्यूटन के बाद यही थे। Did he at the same time feel very excited? If so, why? और दूसरी तरफ उनको एक तरफ बहुत एक्साइटेड भी हो रहा था, कहीं एक तरफ नर्वस हो रहे थे और दूसरी तरफ एकदम से उनको एक्साइटमेंट भी हो रहा था। तो एक्साइटमेंट क्यों था? यस, द ऑथर फिरदौस कांगा was super excited to meet Stephen Hawking because he wasn't expecting that he would be getting an opportunity to have face-to-face conversation with such a great personality. वो ऑथर जो फिरदौस कांगा हैं ये बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड इसलिए भी थे क्योंकि स्टीफन हॉकिंग से मिलने का उन्हें पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था जब वो फेस टू फेस बात कर सकते थे, आमने सामने बैठकर एक इतनी महान पर्सनालिटी के साथ। He wondered that although Hawking was paralyzed and differently abled, he had achieved greater heights and was considered a worthy successor to Isaac Newton and succeeded to his chair at the Cambridge University. अब उनको इस बात का ताज्जुब था
कि हॉकिंग कहने को तो पैरालाइज्ड भी हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ है और उनको एक सही मायने में उत्तराधिकारी माना जाता है कि सर आइजैक न्यूटन के बाद अगर कोई उनकी जगह ले सकता है तो वो स्टीफन हॉकिंग हैं। और वो जो है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है उनको उस जगह का मौका भी मिला है। This made Firdaus aware of the innumerous possibilities before him and he could reach out further that he had ever could thought he could. इससे फिरदौस को लगा कि नहीं, उनके सामने भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो वो कर सकते हैं और शायद अभी तक उन्होंने इस बारे में उस तरीके से सोचा भी नहीं था। Guess the first question put to the scientist by the writer. सबसे पहला क्वेश्चन गेस करो कि राइटर ने साइंटिस्ट से क्या रखा होगा सामने। The first question that the writer might have asked the scientist was that if he felt relieved and brave for accomplishing such great achievements in life despite being disabled. सबसे पहला क्वेश्चन जो राइटर ने साइंटिस्ट से पूछा होगा वो ये होगा कि क्या उनको अपने आप में एक राहत महसूस होती है, एक वो ब्रेवनेस फील करते हैं कि जिंदगी में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो डिसेबल्ड हैं, फिर भी वो जो है इतनी ऊंचाइयों को छू पाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was that? Stephen Hawking ने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो जो राइटर हैं वो क्या सोचते हैं कि उनके पास कोई चॉइस थी, और थी तो क्या थी? Although Stephen Hawking stated that he had no choice but to remain confined to the wheelchair. स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि भाई मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, मेरी तो वो मजबूरी थी कि मैं हमेशा व्हीलचेयर से ही बंधा हूं, मैं हट ही नहीं सकता वहां से। द राइटर फेल्ट दैट लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस फॉर हिम। तो राइटर को ये लगा कि इस तरीके से एक जिंदगी को क्रिएटिव तरीके से जीना, जबकि आपको अपनी सच्चाई पता है बॉडी के कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही एक उनके पास एक सबसे बड़ी चॉइस थी कि वो इतनी एक ऐसी बॉडी होते हुए जो उनकी बिल्कुल भी कहीं भी सहायता नहीं करती, कहीं भी उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इतने अपने आप को क्रिएटिवली जिया। Firdaus strongly felt that Hawking could have easily sulked and surrendered to life, rather he chose to accomplish new heights despite being disabled. फिरदौस को पूरी तरह से ये महसूस हुआ कि हॉकिंग जो है अपनी जिस तरह की उनकी कंडीशन है उसको देखकर एक तरह आदमी जो है अब सरेंडर कर देता है कि भाई मैं तो मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया कि नहीं, वो जो है डिसेबल्ड होने के बावजूद भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आई कुड फील हिज एंग्विश। व्हाट कुड बी द एंग्विश? मुझे उनकी एंग्विश जो है वो महसूस हो रही थी। वो एंग्विश क्या थी? एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, पेन जो है, तो वो जो है उन्हें महसूस हो रही थी। तो वो जो उनको तकलीफ थी वो क्या थी? स्टीफन हॉकिंग was such a brilliant scientist who brought to light various laws of science. स्टीफन हॉकिंग जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी साइंस की लॉज को सामने रखा। His mind was always receptive to new ideas and he always wanted to express the different thoughts in his mind. उनका माइंड जो है हमेशा नए आइडियाज को जो है सोचता था और वो जो है अपने अलग अलग विचारों को जो माइंड में उनके उठते थे उसको सामने रखना चाहते थे। He was dependent on a voice synthesizer for expressing his thoughts without any emotion. अब उनकी मजबूरी क्या थी कि उनको बोलने के लिए भी वॉइस सिंथेसाइजर पर डिपेंड होना पड़ रहा था, जो भी उनके मन में विचार हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें वो जो है कोई इमोशंस नहीं शो कर सकते थे अपने। द राइटर कुड अंडरस्टैंड हॉकिंग्स एंग्विश फॉर हिज हेल्पलेसनेस एंड फेल्ट दैट देयर इन न्यूमरस थिंग्स व्हिच ही वांटेड टू एक्सप्रेस बट अनएबल टू डू सो। तो राइटर को ये चीज महसूस हुई कि हॉकिंग्स जो है वो अपनी इस हेल्पलेसनेस की वजह से कितना एक पेन महसूस करते हैं और ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो बताना चाहते हैं पर वो बता नहीं पाते। His entire existence was depend on the computer for expressing his thoughts and emotions. उनकी पूरी जो लाइफ है, एक एग्जिस्टेंस जो है उनकी, वो डिपेंड करती है कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि वो जो है उसी की मदद से अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। He was full of anguish for this reason. और इसी वजह से वो काफी ज्यादा पीड़ा से भरे हुए हैं। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. साइंटिस्ट की ऐसी कौन सी बात थी जिससे राइटर जो है उनको बहुत लाइक कर रहे थे और उन्होंने इसीलिए कहा कि वो जो है एक दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को इस टाइम पे देख रहे हैं। The writer asked Stephen Hawking if he found it annoying for causing disturbance in his work.
राइटर ने स्टीफन हॉकिंस से कहा कि आपको जो है इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैंने आपके काम में आपको डिस्टर्ब किया। विदाउट एनी सेकेंड थॉट हॉकिंग क्विकली विद अ यस, और बिना किसी सेकेंड थॉट के हॉकिंग ने एकदम से यस जो है उसका इशारा किया। बट ही सडनली गेव अ वन वे स्माइल एंड दिस एंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर। पर अचानक से उन्होंने फिर एक स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जिसकी वजह से साइंटिस्ट को जो है राइटर बहुत पसंद करने लगे। The writer instantly felt that he was indeed looking at one of the most beautiful men in the world, who although is disabled physically, but has a beautiful soul, not a body which is nothing but just an accessory. तो राइटर को एकदम से महसूस हुआ कि वो दुनिया के एक सबसे खूबसूरत इंसान के सामने बैठे हुए हैं, जो कहने को फिजिकल तौर पे डिसेबल है, लेकिन उसका सोल, उसकी आत्मा बहुत खूबसूरत है। वो उसके लिए बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी सिर्फ एक एक्सेसरी, एक चीज की तरह है। Read aloud the description of the beautiful man, which is the most beautiful sentence in the description. अब आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है ब्यूटीफुल मैन का, उसको जोर से पढ़ना है, साथ ही साथ ये बताना है कि सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में कौन सा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन इज, अब सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस कौन सा है? बिफोर यू लाइक a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light side is the incandescence of a man. अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बताया गया है? The above sentence describes Hawking's personality as his inner beauty or glow that's so beautiful and vibrant which renders his physical inability nothing but just an accessory. ये जो ऊपर सेंटेंस दिया है उससे ये पता चलता है कि जो हॉकिंस की इनर ब्यूटी है, जो उनका इनर ग्लो है, वो इतना खूबसूरत है, इतना वाइब्रेंट है कि जो उनकी फिजिकल इनएबिलिटी है वो उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्सेसरी के जैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट इट्स वॉल्स बी। अगर लैंटर्न को हम मैन से कंपेयर कर रहे हैं तो वॉल्स का क्या कंपैरिजन है? इफ लैंटर्न इज द मैन इट्स वॉल वुड रेदर द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी को उसको रेफर किया है वॉल्स के जैसे। व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स। अब उन थिन वॉल्स के अंदर क्या है? द लाइट ऑफ लाइफ इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो जिंदगी की एक रोशनी है वो उस पतली दीवारों में, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर है। What general conclusion does the writer draw from this comparison? ये एक कंक्लूजन क्या निकाला राइटर ने, जो उसने कंपेयर करके देखा उससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला? The author implies that inside the human body there is an eternal soul which is incandescence of a man. The outer physical structure is nothing more than just an accessory. तो ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो आत्मा है वो इतनी ज्यादा प्रज्वलित है इंसान के कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक चीज के अलावा उनके लिए कुछ नहीं है। What is the scientist message for the disabled? अब साइंटिस्ट का मैसेज क्या है डिसेबल्ड के लिए? Stephen Hawking emphasized on the fact that every person, irrespective of his capacity or disability, should try to focus on enhancing or working towards what they are good at. स्टीफन हॉकिंस इस बात पे जोर देते हैं कि हर इंसान, उसमें चाहे उसकी जैसी भी क्षमता हो, चाहे जैसी भी उसमें परेशानी हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करे या उन चीजों पे ज्यादा काम करे जिसमें वो सबसे अच्छा है। He further added that disabled should not make unnecessary foolish efforts to imitate normal people. उन्होंने कहा कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो जो है नॉर्मल लोगों की तरह कॉपी करने की कोशिश करें। They should make the best utilization of the available resources and be thankful to God for granting them the ability to achieve or accomplish an impossible task. उनको खुद जो है, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से उनको यूटिलाइज करके इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने उनको इतनी एबिलिटी तो दी कि वो अचीव कर पाए या अकम्प्लिश कर पाए जो भी इम्पॉसिबल टास्क है उसको। Why does the writer refer to the guitar इंसिडेंट? विच आइडिया डज इट सपोर्ट? अब राइटर ने गिटार इंसिडेंट को क्यों रेफर किया और कौन से विचार को वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके थ्रू? When Stephen Hawking mentioned to the author that Olympics for the disabled was a complete waste of time, this reminded the author about the years that he spent trying to play the Spanish guitar, which was considerable larger than him. स्टीफन हॉकिंग ने जब ये मेंशन किया ऑथर से कि जो ओलंपिक्स हुए डिसेबल्ड के लिए वो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उससे ऑथर को याद आया कि हाँ, उन्होंने भी कितने टाइम कोशिश करी कि वो स्पेनिश गिटार को सीखें जो उनके लिए माना जाता था कि उनके साइज से भी बड़ा है।
One night he loosened the guitar strings without any regrets. और एक रात जो है उन्होंने जो गिटार स्ट्रिंग्स थी उनको ढीला कर दिया बिना किसी अफसोस के. The author could understand Hawkins' message for the disabled, which mentions that one should try to concentrate on what they are good at rather than trying to compare themselves or imitate the normal people. ऑथर को अब समझ में आ गया था कि हॉकिंस ने जो मैसेज दिया था डिसेबल के लिए कि इंसान जिसमें अच्छा है उस पर उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कंपेयर करे या लोगों की जो नॉर्मल है उनकी नकल करने की कोशिश करे. द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर? राइटर ने अपना एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया स्टीफन हॉकिंग को. वो आभार किस लिए था? स्टीफन हॉकिंग इंस्पायर्ड द ऑथर टू एन एक्सटेंट दैट ही वाज ग्रेटफुल टू द साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग ने ऑथर को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, प्रभावित किया था, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थे. ही सॉ हाउ हॉकिंग वाज ब्रेव इनफ टू अचीव सच बिग थिंग्स इन लाइफ डिस्पाइट हिज एबिलिटी. उन्होंने देखा कि हॉकिंग कितना ज्यादा परेशान थे अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी बहादुरी से इतनी बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया जिंदगी में. द साइंटिस्ट वाज इंडीड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज करेज हिमसेल्फ. साइंटिस्ट अपने आप में एक एग्जाम्पल थे जो बहादुरी का होता है, करेज का. वो दिस ऑप्टिमिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हॉकिंग इंस्पायर्ड द ऑथर सो मच दैट ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द साइंटिस्ट एंड शोड हिम अ न्यू वे ऑफ लीडिंग लाइफ विदाउट कंप्लेनिंग ऑफ द डिसेबिलिटी ऑल द टाइम. ये जो एक पॉजिटिव सोच थी, पॉजिटिव पहलू था हॉकिंग का, इससे ऑथर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए क्योंकि उनको कहीं एक चीज महसूस हुई, उनको एक रेस्पेक्ट, एक आभार महसूस हुआ साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि अब उन्होंने जो है एक नया तरीके से जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया था, एक नया तरीका सीख लिया था बिना इस कंप्लेन के कि हर वक्त उनको डिसेबल है, इस चीज की शिकायत करें. अब उन्होंने एक नया मकसद हासिल कर लिया था कि जिंदगी को कैसे पॉजिटिव और अच्छे तरीके से जीना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो. आपको आगे जो है ए और बी करके दो बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें आपको इन सेंटेंसेस को पूरा करना है. पहला सेंटेंस है देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन. यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग टू बी ब्रेव. तीसरा है देयर ही वाज. फिर चौथा है यू लुक एट हिज आईज व्हिच कैन स्पीक. और पांचवा है इट डजंट डू मच गुड टू नो. ये हम करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज से इसका सॉल्विंग. तो इसका पहला आंसर है देयर वाज एन असिस्टेंट ऑन हिज लाइन. आंसर क्या होगा? एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम फ्रॉम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. दूसरा है यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव द करेज ऑन अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. थर्ड है देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर. You look at his eyes which can speak and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Or last है, it doesn't do much good to know that there are people smiling with admiration to see you breathing still. ये है इसके correct answers. Next है working with language. Fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box. अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको करेक्ट तरीके से यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है. आई मेट अ डैश फ्रॉम एन एंटीक लैंड. आई मेट अ ट्रैवलर. आई नीड स्पेशल डैश इन मैथमेटिक्स. आई नीड स्पेशल गाइडेंस. आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट. तीसरा है द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू आइजैक न्यूटन, अ वर्दी सक्सेसर. हिज अदर प्रॉब्लम्स डैश इनटू सिग्निफिकेंस beside this unforeseen mishap. His other problems paled. The meeting was dashed by the youngest member of the board. The meeting was chaired, yani headed by. Some people say yours dash when they informally refer to themselves. Yours truly. I wish it had been a dash match. I wish it had been a drawn match. We would have been spared the noise of celebrations at least. अब है look at the following words. Can you create a meaningful phrase using both these words? दोनों words का इस्तेमाल करके आपको एक meaningful phrase बनाना है. जैसे it is simple adding ing to the verb and use it before the noun. आपको verb से पहले ing यूज करना है और उसको noun से पहले इस्तेमाल करना है. Put an article in the beginning और एक starting में आपको article लगाना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है walk और stick. A walking stick.
Now make such phrases using the word given in the box. अब आपको इस तरह से 6 phrases बनाने हैं. पहला है read session. Answer is a reading session. Smile face, a smiling face. Revolve chair, a revolving chair. Walk tour, a walking tour. Dance doll, a dancing doll. Wing chance, a winging chance. Use all और both in the blanks. अब आपको all या both का इस्तेमाल करना है इन blanks में. Tell your partner why you choose one or the other. अब आपको अपने फिर पार्टनर को बताना है आपने क्यों ये चूज किया है. He has 2 brothers. Dash are lawyers. Both are lawyers. More than 10 persons called. Dash of them wanted to see you. All of them wanted to see you. They dash cheered the team. They all cheered the team. Dash her parents are teachers. Both her parents are teachers. How much have you got? Give me dash of it. Give me all of it. और last question है आपका. Complete each sentence using the right form of the adjective given in the brackets. My friend has one of the dash cars on the road. Fast car, fastest. So, my friend has one of the fastest cars on the road. This is the most dash story I have ever read. This is the most interesting story. What you are doing now is dash than what you did yesterday. What you are doing now is easier than what you did yesterday. Ramesh and his wife are both dash. Ramesh and his wife are both short. He arrived dash as usual. He arrived late as usual. Even the chief guest came dash than he did. Even the chief guest came earlier than he did. तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन चेक और क्वेश्चन आंसर्स. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.